वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और पिछले लेक्चर को देख चुके होंगे। पिछले लेक्चर में आपने और हमने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन के बारे में सीखा था। हमने सीखा था कि वेव्स किस तरह से ट्रेवल करती है। उस इक्वेशन की मदद से आपने और हमने एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के रिलेशन निकालना सीखे थे। आज का टॉपिक एक बार फिर हाजिर हुआ हूं लेकर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। टॉपिक का नाम है स्पीड ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड कैसी होती है, उसे कैसे निकाला जाता है। बच्चों, इसमें से एक सेक्शन में वो डिस्कस करने वाला हूं जिससे कई क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं। आप कोई भी एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वहां पर ये क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं। पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। फैक्टर पहले आप और हम देख चुके थे कि वेव्स डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, जिसे हमने वेव कहा था। किसी भी मीडियम के डिस्टर्बेंस को वेव कहा था। वेव के 3 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किए थे, बेसिक क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन सीखा था हमने मैकेनिकल वेव, ऐसी वेव जिन्हें ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। दूसरा हमने बताया था कि वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिन्हें नॉन मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है। तीसरा क्लासिफिकेशन हमने वेव का किया था जिसे हमने मैटर वेव्स के नाम से बताया था। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव को फर्दर पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बेसिस पर हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक वेव थी ट्रांसवर्स वेव और दूसरी वेव थी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में आपको जानना हो, समझना हो, आपने कभी मान लीजिए डायरेक्ट लेक्चर विजिट किया हो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, तो आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ वेव ये जाके जरूर देखें। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ वेव में आपको ये बातें सीखने को मिलेगी कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। फिर भी मैं यहां पर एक छोटा सा ब्रीफ 3 से 4 मिनट का डिस्कशन करना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने रस्सी ली, रस्सी को लेकर मैंने इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू किया, शोर जनरेट करना शुरू किया, तो ये जो वेव जनरेट हो रही है, इन वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखें कैसा होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, और वेव्स जाती है राइट साइड। मतलब क्या, पार्टिकल जैसे वेव जा रही है राइट साइड तो पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव की स्पीड कैसे निकाली जाती है। तो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्ट्रिंग में, किस स्ट्रिंग पर, कोई स्ट्रिंग जिसका लेंथ L और जिसका मास M हो, उस पर ट्रांसवर्स वेव कैसे निकाली जाए। मान लो कोई रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। इस रिजिड सपोर्ट के बीच में हमने क्या कर दिया, हमने कोई वायर जिसका लेंथ कितना है, वायर जिसका लेंथ L, जिसका मास कितना है M, इसे मैंने रिजिड सपोर्ट के बीच में अटैच कर दिया। रिजिड सपोर्ट के बीच में अटैच करने के बाद में मैंने यहां से एक ट्रांसवर्स वेव पल्स जनरेट किया है ना स्टूडेंट्स। ये पल्स यहां से ट्रेवल करके यहां तक पहुंचा है। हमें बताना है कि ट्रांसवर्स वेव की स्पीड कैसे निकाली जाए। तो बच्चों, ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया गया है कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो इस स्ट्रिंग के टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या कह लीजिए टेंशन पे डिपेंड करती है, टेंशन पे डिपेंड करती है। दूसरा, ये डिपेंड करती है मास पर यूनिट लेंथ पर, जिसे हम कहते हैं टोटल मास एंड टोटल लेंथ। तो हम ये कहते हैं स्मॉल m पर डिपेंड करती है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर। अब इस स्पीड के एक्सप्रेशन को आप डायमेंशन एनालिसिस की मदद से निकाल सकते हैं। इस स्पीड के एक्सप्रेशन को आप किससे निकाल सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से निकाल सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस में हम सीख चुके थे कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है ना। तो हम ये कह सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की मदद से कि भाई t की पावर क्या ले लीजिए, x ले लीजिए, स्पीड m की पावर क्या ले लीजिए आप, m की पावर आप y ले लीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं तो हम इसे कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर x, m की पावर y। t मतलब टेंशन है, v डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड, इसे दिया जाता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालने जाओगे तो ये होगा LT, और LT को जब आप सॉल्व करोगे तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में L1T माइनस 1, दिस विल बी L1T माइनस 1। अच्छा, टेंशन मतलब फोर्स है ना। तो टेंशन मतलब फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1 L1T माइनस 2। यहां पे मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m, तो इससे आप लिखेंगे कैपिटल M अपॉन कैपिटल L। इससे आप लिख पाएंगे m की पावर 1 L की पावर माइनस 1।
तो हम इस इक्वेशन को, जिस इक्वेशन को मैं कह रहा हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही कह देता हूं, ठीक है, यहां पर लिखेंगे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर x m की पावर y। ये आ चुका है आपके पास में m0 L1 t माइनस 1, टेंशन मतलब क्या, m1 L1 t माइनस 2 की पावर x, अच्छा m1 L माइनस 1 की पावर y, ऐसे ऐसे कहा जा सकता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, m0 L0 t की पावर माइनस 1, L1 है बेटा, L1 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, ठीक है, ये m की पावर x और ये m की पावर y आपके पास में अवेलेबल है। अच्छा, ये l की पावर x और ये l की पावर माइनस y आपके पास अवेलेबल है, और ये t की पावर आपके पास कितना बच्चों, माइनस 2x अवेलेबल है ना। तो हम ये कह सकते हैं x प्लस वाई, या ये कह लीजिए अगले स्टेप में ऐसा लिख देते हैं m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर माइनस 1, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट m की पावर x प्लस वाई। अच्छा, l की पावर कितना आ जाएगा, चेक कर लो, l की पावर आ जाएगा x माइनस वाई, और t की पावर क्या लिखा जा सकता है, तो t की पावर माइनस 2x लिखा जा सकता है, ठीक है। कंपेयरिंग पावर ऑफ MLT, कंपेयरिंग पावर ऑफ MLT, m l और t की पावर को हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0, ये m की पावर 0, m की पावर x प्लस वाई, l की पावर x माइनस वाई, तो x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1, और एक मिनट रुकिएगा, हाँ, x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1 बराबर है t की पावर माइनस 1, तो माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 2x, x की पावर कितनी आ जाती है आपके पास में 1/2 आ जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस वाई या y इक्वल टू माइनस एक्स आ जाता है, तो हम इसे कह सकते हैं माइनस 1/2। तो भाई x की पावर 1/2 है और y की पावर कितनी है, माइनस 1/2 है। पावर पुटअप करते हैं, वैल्यू निकाल के चेक करते हैं क्या फर्क पड़ने वाला है ना। तो देखो यहां पर x की पावर कितनी रखनी है, 1/2, सो स्पीड x की पावर कितनी है, 1/2, वापस से स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, y की पावर कितनी है, माइनस 1/2। चलिए इनको कंबाइन कर दिया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t, एंड ये ऐसा कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं √t, और इसे कह सकते हैं माइनस 1/2 को लिख सकते हैं 1/1 m की पावर 1/2, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t अपॉन स्मॉल m आ गया। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली जब डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिटरमाइन जब करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 मिलती है बच्चों। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग खींची गई हो, जिसमें टेंशन हो, वो टेंशन वाली स्ट्रिंग में जो आंसर होता है वो दिया जाता है v इक्वल टू √t अपॉन स्मॉल m। एक क्वेश्चन समझना बच्चों, क्वेश्चन ऐसा है कि आपने एक ट्रांसवर्स वेव पल्स जनरेट की है, वायर की लेंथ टोटल मिलाकर आपके पास अवेलेबल है 1 मीटर, ठीक है, मास आपके पास में टोटल मास मिलाकर जो अवेलेबल है वो है 4 kg। अच्छा, जो लेंथ दे रखी वो 1 मीटर है, और वायर में जो टेंशन की वैल्यू है वो टेंशन की वैल्यू है 100 न्यूटन। आपको बताना है पहला क्वेश्चन स्पीड कितनी होगी, दूसरा क्वेश्चन बताना है टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम A टू B, A से B ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है ये आपको बताना है। अच्छा, तो हम पहले बात करते हैं v इक्वल टू √ कितना, t बाय स्मॉल m। अच्छा, t बाय स्मॉल m को हम ऐसा लिखते हैं, स्मॉल m कितना है, कैपिटल M अपॉन L, टोटल लेंथ कह सकते हैं इसे, तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं दिस इज द TL अपॉन कैपिटल M। स्पीड का फैक्टर जो आ जाएगा, t कितना आपके पास में 100, अच्छा L कैपिटल L कितना आपके पास में 1 डिवाइड बाय कैपिटल M कितना है, तो 4, 100 का 10 आ गया और इसका 2 आ गया, 10/2 आंसर कितना आ जाता है, 5 मीटर पर सेकेंड। भाई 10/2 आंसर कितना आ जाता है, 5 मीटर पर सेकंड आ जाता है। अब हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अच्छा, ए से बी तक पहुंचने का जो स्पीड है वो कितना दे रखा है, 5, डिस्टेंस कितना है 1, टाइम निकालना है, तो टाइम कितना आ गया 1/5 सेकंड। सो टाइम को कितना लिखा जा सकता है, 1/5 सेकंड टाइम को लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ये समझ में आ चुका है। अब सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन कितने तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, थोड़ा समझते जाइएगा स्टूडेंट्स। आपको m मास का एक ऑब्जेक्ट गिवन है,
आपको m मास का एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसका मास 10 kg है, ठीक है। हमने 10 kg वाले ऑब्जेक्ट को यहां पे सस्पेंड कर दिया, ये रहा 10 kg का ऑब्जेक्ट, पॉइंट ए रहा, पॉइंट बी रहा, यहां से यहां तक का लेंथ ले लिया मैंने 10 मीटर, मास जो लिया मैंने इस वाली थ्रेड का जो मास लिया वो मास ले लिया मैंने यहां पर 36 kg, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि आप यहां पर इसे प्लग करते हैं, इसे खींचते हैं, खींचकर क्या करते हैं, यहां से वेव जनरेट करते हैं, वेव ऊपर जाती है। तो आपको पहला बताना है कि वेव में कितना स्पीड होगा, दूसरा ए टू बी ट्रेवल करने का टाइम कितना होगा आपके पास में, व्हाट विल बी द टाइम। वापस से वही वाली बात हम कहते हैं, पहला स्पीड इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन स्मॉल एम। अच्छा, स्मॉल एम का मतलब क्या, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं टीएल अपॉन कैपिटल एम, है ना। तो स्पीड क्या लिखी जाएगी, ध्यान सुनना, टी कितना है आपके पास में, तो टी मतलब टेंशन है, टी मतलब क्या है, टेंशन है। अच्छा, इस थ्रेड में टेंशन कैसे निकाली जाए, थ्रेड में टेंशन निकालने का आसान तरीका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है ध्यान से देखो कैसे करना है। यहां से जैसे आप इसे कट करते हो तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, बोले नीचे गिरेगा, किस फोर्स के कारण गिरेगा, 10G। यहां पर कितना लगा फोर्स, टेंशन। अच्छा, तो टेंशन की वैल्यू, अच्छा ये ब्लॉक स्टेशनरी है या मोशन में बच्चों, ये ब्लॉक रेस्ट पर है या मोशन में, तो सर बोले ब्लॉक रेस्ट पर है। और जब ब्लॉक रेस्ट पर है इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है। तो 10G 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ले लीजिए, जी की वैल्यू कितना आ जाता है, 100 न्यूटन आ जाता है। तो टेंशन विल बी 100 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझिएगा स्टूडेंट्स। सो स्पीड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट TL, T मतलब कितना है 100। अच्छा, लेंथ कितनी है टोटल मिला के, तो बोले 110 है। अच्छा, कितना है आपके पास में, मास कितना अवेलेबल है, तो मास हमारे पास 36 kg अवेलेबल है, तो V का आ गया 10, ठीक है, अपॉन 6 इंटू रूट 10। अच्छा, 10 अपॉन 6 इंटू रूट 10, तो 10 रूट 10 की वैल्यू होती है 3.16 अपॉन 6, तो यह आ जाता है 31.6 अपॉन 6, 31.6 अपॉन 6 5, है ना, 1 बचता है 2, अब आपके पास में क्या बचता है 4, है ना, तो यह आ जाता है 6, 5.26 मीटर पर सेकंड। एक बार फिर चेक कर ले, रूट 10 की वैल्यू 3.16 होती है, 3.16 डिवाइड बाय 6 है ना, तो 10 31.6 डिवाइड बाय 6, 6 5 जा 30, 1 बचेगा तो आ जाएगा आपके पास में 12, तो 6 2 जा 12 आ जाएगा, 12 4 बचेगा आपके पास में आ जाएगा 636। अब हमें निकालना टाइम, ए से बी पहुंचने का टाइम कितना लगा भाई, ए से बी पहुंचने का टाइम कितना लगा, तो सिंपल सी बात है, स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड कितना है, बोले 5.26 है, डिस्टेंस कितना है सर, बोले 10 मीटर, टाइम निकालना है, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइड बाय 5.26। भाई सॉल्व करने पर आंसर निकल कर आएगा, ठीक है, तो टाइम निकाला जा सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो कैसे, एक क्वेश्चन और बोला गया, इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव गिवन है, गिवन नहीं है, निकालनी है हमारे पास में। ये आपके पास में एक क्वेश्चन है भाई, यहां से यहां तक का मास है 4 kg, यहां से यहां तक का मास है 12 kg, ठीक है, यहां से यहां तक का मास। अब मैं कह देता हूं ये वाला सेगमेंट है AB, ये सेगमेंट कितना है CD, इसे मैं फर्स्ट सेगमेंट कह देता हूं, इसे मैं कौन सा सेगमेंट कह देता हूं, सेकंड सेगमेंट कह देता हूं। गॉट द पॉइंट भाई, ये पहला सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है, तो पहले सेगमेंट में एक वायर लगी हुई, दूसरे सेगमेंट में वायर लगी हुई, तो फर्स्ट वाले की डेंसिटी सेकंड वाले की डेंसिटी और 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, दोनों की डेंसिटी का रेशियो दे रखा है, डबल है डेंसिटी। सेकंड वाले का जो रेडियस है, रेडियस वो फर्स्ट वाले रेडियस का हाफ है, ये ऐसा दे रखा है आपको। अब आपसे बोला गया बताओ कि जब हम इस वायर में ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट करवाते हैं तो इसकी स्पीड कितनी निकलेगी, ऊपर वाले सेकंड वाले वायर के अंदर, दोनों के स्पीड का रेशियो निकालना है कि भाई यहां से ट्रांसवर्स में प्लग करने पर बनाते हैं तो यहां पे स्पीड होगी कुछ ना कुछ, मैं इस स्पीड को V1 कह देता हूं। यहां प्लग करूंगा, इस तरह से खींचूंगा, खींचने के बाद क्या होगा, वेव जनरेट होगी, वेव उधर जाएगी, बोलो स्पीड कितनी है V2। तो दोनों स्पीड का रेशियो आपको निकालना है कि V1 by V2 भाई कितना होगा, V1 by V2 कितना होगा। थोड़ा समझने पे ध्यान दे बच्चों।
अभी तक मैंने आपको बताया स्पीड कितना होता है, तो बोले अंडर रूट टी डिवाइड बाय स्मॉल एम होता है, अंडर रूट टी एम अपॉन टोटल एल लेंथ एल, तो टी एल अपॉन एम ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बेसिकली जो वायर होता है ना, वायर जो होता है, तो वायर बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। वायर की लेंथ ये रही एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, वायर की लेंथ है एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है आपके पास में ए, है ना। तो मैं वॉल्यूम बात करूं, डेंसिटी ऑफ वायर मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, तो मास कितना आ जाएगा रो इंटू ए इंटू एल, ये आ गया आपके पास मास। सो स्पीड क्या लिखा जा सकता है टी एल अपॉन एम, सो अंडर रूट टी एल अपॉन एम की वैल्यू क्या सर, बोले रो ए एल, एल से एल कैंसिल, सो अंडर रूट क्या लिखा जा सकता है टी अपॉन रो ए लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी स्पीड को कंपेयर करना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे टी अपॉन रो ए। टी क्या है, बोले सर टेंशन है, रो क्या है डेंसिटी है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर v इक्वल टू अंडर रूट टी रो अपॉन ए। तो भाई v1 क्या लिखा जाएगा, v1 क्या लिखा जाएगा, v2 क्या लिखा जाएगा, बोले सिंपली सर v1 लिखा जाएगा t1 अपॉन रो 1 a1, t2 अपॉन रो 2 a2। सो v1 अपॉन v2 कितना हो गया आपके पास में अंडर रूट t1 अपॉन रो 1 a1 इंटू रो 2 a2 अपॉन t2 आपके पास आ चुका है। v1 बाय v2 कितना हो गया आपके पास में, v1 बाय v2 हो गया t1 बाय t2 रो 2 बाय रो 1 इंटू a2 बाय a1, a2 बाय a1 ऐसा मैं कह सकता हूं, ठीक है ना। तो हमें टेंशन निकालनी पड़ेगी, डेंसिटी की रेशियो गिवन है और a1 a2 अपॉन a1 के बारे में बात कर रखी है। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। भाई पहले टेंशन का रेशियो निकालना है, तो टेंशन T1 मतलब यहां पर टेंशन, तो पहला हमेशा मैं क्या कहता हूं टेंशन निकालने के लिए, जहां पे भी टेंशन निकालना होता है कनेक्टिंग पॉइंट ढूंढो, कनेक्टिंग पॉइंट कहां पर है, तो कनेक्टिंग पॉइंट से टेंशन अवे, कनेक्टिंग पॉइंट से टेंशन अवे, कनेक्टिंग पॉइंट से टेंशन अवे, यहां T1 यहां क्या आपके पास में T2, तो ये T1 की डायरेक्शन, ये T2 की डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो T1 कैसा निकाला जाएगा, यहां से कट कर दो इसको, यहां से कट करते तो T1 आ जाता है 12G। अच्छा यहां से कट करते, आप ऊपर से कट करते, सपोज आप यहां से कट करते, यहां से कट कर देते, तो 12 प्लस 4 नीचे जाते, 12 प्लस 4 कितना हो जाता 16G, ठीक है। तो देखो भाई V1 बाय V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट T1 बाय T2, T1 कितना 12G, T2 16G इंटू रो 2 बाय रो 1 कितना हो गया आपके पास में, रो 2 बाय रो 1, तो रो 2 बाय रो 1 2:1 आता है आपके पास में। अच्छा आपके पास में A2 बाय A1 की हम बात करें, A2 कितना होगा, तो सर बोले A2 होगा पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, V1 बाय V2, G से G कैंसिल, है ना, ये आ जाता है आपके पास में 4 2:1 इंटू R2 बाय R1, तो भाई R2 बाय R1 कितना आ चुका है 1/2, तो R2 बाय R1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, R2 बाय R1 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। तो आपके पास में V1 बाय V2 की वैल्यू कितनी आ जाती है ये आती है √3/8। सो द वैल्यू ऑफ V1 बाय V2 विल बी अंडर रूट 3/8। कुछ इस तरह से वैल्यू निकाली जा सकती है। भाई सेकंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है स्टूडेंट, है ना। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ केसेस में डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, जितने भी क्वेश्चन लगभग इस पे फ्रेम होते हैं वो निकाले जा सकते हैं, वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं हम लोग आपसे। हम अब बात कर रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि भाई पुली एसी का अटैच्ड है, ये मान लो 2 kg का ब्लॉक है, यहां से अटैच्ड है, आपको ट्रांसवर्स वेव की स्पीड निकालनी, यहां से आपको ट्रांसवर्स वेव की स्पीड निकालनी है पल करने पर, वापस से यहां से लेंथ दे रखी है, टेंशन की बात दे रखी है, तो आपको करना क्या है भाई, आपको मास पर यूनिट लेंथ डायरेक्ट दे रखा है, वो दे रखा है 10 kg पर मीटर, ठीक है। आपको टेंशन बताना है, तो टेंशन कितना होगा भाई, यहां से कट कर दो तो टेंशन इक्वल टू 2G आ गया, G की वैल्यू 10 ले लो, ठीक है। स्पीड इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट T बाय स्मॉल m, कितना आ गया 20 डिवाइड बाय 10, आंसर कितना आया √2 1.4, ये निकल गया। अब एक केस आ रहा है जिसे हम कहते हैं थिक रोप वाला केस, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में। द केस ऑफ थिक रोप, है ना, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन थिक रोप।
स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन थिक रॉप। मोटी रस्सी है, ये ध्यान रखना, इस थिक रोप पे कैसे निकालना है देखना ध्यान से थोड़ा सा। भाई आपके पास में एक रोप है, रस्सी है, रॉड कह लीजिए, रस्सी समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस पूरी रस्सी का मास कैपिटल एम है, रस्सी का टोटल लेंथ कितना है, कैपिटल एल है। रस्सी का टोटल मास कितना है, कैपिटल एम है। टोटल लेंथ रस्सी का कितना है, कैपिटल एल लेंथ है। ठीक है, आपसे ये बोला गया है कि बॉटम से किसी एक्स डिस्टेंस पर, बॉटम से किसी एक्स डिस्टेंस पर आपको बताना है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होगा। यू हैव टू आंसर व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो अब ऐसा निकालने के लिए यहां से यहां तक की लेंथ इसकी एक्स अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझना, यहां अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मुझे स्पीड के लिए क्या क्या लग रहा है थोड़ा चेक कर ले। स्पीड के लिए सर बोले आपको लग रहा है टी अपॉन स्मॉल एम। बोले स्मॉल एम मतलब तो वही है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। तो भाई स्मॉल एम को मैंने कैसे लिख दिया, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल। ये आ गया मेरे पास में स्मॉल एम का वैल्यू। स्टूडेंट्स क्या लिखा है, स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल। थोड़ा समझने में ध्यान देना। अब एल लेंथ का मास एम है तो यूनिट लेंथ का मास एम बाय एल है, तो एक्स लेंथ का मास बोले सर एम बाय एल इंटू एक्स होगा। अब मुझे जहां पे भी स्पीड निकालना है मुझे वहां का टेंशन चाहिए, तो मुझे यहां से कट करना होगा। जैसे मैं कट करूंगा तो ये पूरा सिस्टम ये वाला नीचे जाएगा, इसका मास मैं कह देता हूं एम डैश मास है। तो भाई अब यहां से नीचे जब ये गिरेगा तो मैं इसे कह पाऊंगा एम डैश जी इक्वल टू, मैं कह देता हूं यहां की टेंशन टी है, तो टी इज नथिंग बट एम डैश जी। एम डैश मतलब क्या, एम डैश इज नथिंग बट द मास ऑफ एक्स लेंथ, मास ऑफ एक्स लेंथ। और उसे आपने क्या निकाला है, बोले उसे हमने निकाला एम बाय एल इंटू एक्स, एम बाय एल इंटू एक्स। चलिए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। अंडर रूट टी बाय एम, अंडर रूट टी बाय स्मॉल एम, तो स्पीड इक्वल टू अंडर रूट टी कितना है, टी। सर बोले टी है एम डैश जी, एम डैश कितना है, बोले एम बाय एल एक्स, एम बाय एल इंटू एक्स इंटू जी डिवाइड बाय स्मॉल एम कितना है सर, बोले सर स्मॉल एम की वैल्यू है आपके पास में मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो बोले ये लिख रखिए कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल कैंसिल, v इक्वल टू अंडर रूट एक्स जी, ऐसा लिखा जा सकता है इसे। ओके स्टूडेंट, अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। स्पीड आ गई तो आप लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू एक्स जी, ऐसा। पहला क्वेश्चन पूछा गया बताओ स्पीड और एक्स में ग्राफ क्या है, स्पीड और एक्स में ग्राफ क्या है। तो ये रहा आपके पास में स्पीड, ये रहा आपके पास में एक्स। अच्छा v स्क्वायर इक्वल टू एक्स जी, ग्राफ बनाना है, मैं v को बनाना चाहता हूं y एक्सिस पे, y स्क्वायर, x को x एक्सिस पे और g तो कांस्टेंट है आपके पास में। अच्छा y स्क्वायर इक्वल टू प्लस x, ग्राफ जो होता है वो पैराबोला का ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, तो दिस ग्राफ इज गिवन एज, मैं इसको डैश लाइन से क्यों बता रहा हूं, डैश लाइन से इसलिए बता रहा हूं स्पीड नेगेटिव नहीं होती, स्पीड का ग्राफ बना रहे हैं भाई। अब आपसे पूछा गया है कि अगर स्पीड पर गौर करें तो स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है या स्पीड वेरिएबल है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, स्पीड कांस्टेंट है या स्पीड चेंज हो रही है। तो देखो g तो कांस्टेंट है लेकिन x चेंज हो रहा है। x कैसे चेंज हो रहा है भाई, 1 मीटर मान लो, यहां से 1 सेंटीमीटर, यहां से 2 सेंटीमीटर, यहां से 3 सेंटीमीटर, जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगा वैसे वैसे स्पीड बदलेगा। तो वेरिएबल स्पीड है, वेरिएबल स्पीड तो आपसे पूछा है बताओ इस ट्रांसवर्स वेव का एक्सेलरेशन कितना होगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, बोले पहले वेलोसिटी लिख ली v स्क्वायर एक्स जी, बोले सर डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, v स्क्वायर डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एक्स जी, तो ये आ गया ट्वाइस v dv बाई डी एक्स इक्वल टू g कांस्टेंट निकला d बाई डी एक्स एक्स की पावर 1। ठीक है स्टूडेंट, और मैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले जानता हूं, आप भी जानते हैं, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं v dv बाई डी एक्स। इस एक्सेलरेशन को ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, v dv बाई डी एक्स इसे ऐसा भी लिखा जाता है। तो ट्वाइस एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, g x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन सर बोले 1 होता है, तो a इक्वल टू कितना आ गया, g बाई 2 आ गया सर। अच्छा बहुत सारे बच्चे v dv बाई डी एक्स अगर सोच रहे हैं कि कैसे आया है, तो एक बार वापस देख लो भाई, a इक्वल टू लिखा मैंने dv बाई dt,
ठीक है, मैं इसमें dx और dx का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ गया आपके पास में dv बाई dx, अच्छा dx बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी, v dv बाई dx। ठीक है, तो आप देख लो ध्यान से, यहाँ पे v dv बाई dx को क्या लिख सकते हो आप, a लिख सकते हो। अच्छा एक बात और नोटिस करो, यहाँ पे g की वैल्यू मान लो 10 और 10 डिवाइड बाई 2 आंसर कितना आएगा, बोले सर 10 डिवाइड बाई 2 5 आंसर आएगा। अच्छा g कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है या वेरिएबल है। सर बोले सर g कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होना है सर, और क्या होना है, बराबर बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है स्पीड बताओ, आपने बता दिया साहब स्पीड रूट एक्स जी होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है ग्राफ बताओ, तो आपने बोला साहब ये ग्राफ भी निकालना हम जानते हैं, ये ग्राफ पैराबोला होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा आपसे कि सर एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन होता है g/2, ये भी बता दिया। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रांसवर्स वेव को टोटल ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम जानते हैं यहां पर एक्सेलरेशन चेक कर लो आप, g/2 ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, सर बोले ये कांस्टेंट है, तो आप और हम जानते हैं s इक्वल टू कितना होता है, बोले सर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो s यहां से यहां तक का टोटल लेंथ कितना है, यहां से यहां तक का टोटल लेंथ l है, l इक्वल टू आ गया 0 मल्टीप्लाई बाई टी हाफ, a की वैल्यू है g/2 इंटू टी स्क्वायर, ये आ चुका है 2 है ना, l इक्वल टू आ गया g/4 इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम की वैल्यू आ गई अंडर रूट 4l बाय जी, सो टाइम होगा आपके पास में 2 अंडर रूट l बाई जी, 2 अंडर रूट l बाई जी। तो ये आ गया हमारे पास में टाइम। तो इस तरह से हम ट्रांसवर्स वेव की स्पीड को अलग अलग सिचुएशन में निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक हमने डिस्कस किया जहां से प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप कोई भी किताब सॉल्व कीजिए, कोई भी स्टडी मटेरियल सॉल्व कीजिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर फ्रेम होंगे। अब देखो बच्चों, ये तो हमने स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग बात की, जिसमें टेंशन होता है, लेकिन कई बार स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड की हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव सॉलिड से ट्रेवल कर सकती है, या जहां पर रिजिडिटी होती है वहां से ट्रेवल कर सकती है, एंड लिक्विड की सरफेस से ट्रेवल कर सकती है। तो आइए सॉलिड से जब स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड की हम बात करते हैं, तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि सॉलिड की रिजिडिटी पर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव की डिपेंडेंसी होती है, और साथ साथ रिजिडिटी के साथ साथ अभी मैंने कहा डेंसिटी पर डिपेंडेंसी होती है। अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो क्या आएगा, ईटा की पावर x और रो की पावर y। अच्छा, स्पीड डायमेंशन फॉर्मूला कांस्टेंट ले लेते हैं कि ईटा की पावर x डेंसिटी की पावर y। अच्छा, ईटा मतलब क्या है, सर बोले ईटा का मतलब होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा, यूनिट डायमेंशन चैप्टर जब आपको पढ़ा था तो आपको पढ़ने को मिला था कि भाई स्ट्रेस, उसके बाद यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब का डायमेंशन एक ही होता है। और स्ट्रेस को हम कहते हैं क्या, बोले सर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो भाई जो डायमेंशन स्ट्रेस का होता है वही डायमेंशन यंग्स मॉडुलस का होता है, वही बल्क मॉडुलस का होता है, और वही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का होता है। फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2, एरिया कितना है L स्क्वायर, तो m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2 बराबर। तो हम लिख सकते हैं m1 L-1 T-2, ठीक है। तो हम आगे लिखते हैं एक्सप्रेशन को, लेट अस राइट दिस एक्सप्रेशन। हम ये लिख पाएंगे स्पीड v इक्वल टू कितना हो गया, v इक्वल टू कांस्टेंट k ईटा की पावर x रो की पावर y, L1 T-1 कांस्टेंट m1 L-1 T-2, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ml-3y। अच्छा, कंबाइन करते हैं इस एक्सप्रेशन को, L1 T-1 इक्वल टू k, ये लिख लिया मैंने x, m की पावर x, l की पावर -x, t की पावर -2x। अच्छा, m की पावर y, l की पावर -3y, l की पावर 1, t की पावर -1, ये आ गया m की पावर x इंटू m की पावर y, l की पावर -x इंटू l की पावर -3y।
अच्छा टी की पावर कितना है आपके पास में, तो टी की पावर -2y लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, l की पावर 1, टी की पावर -1, m की पावर क्या कह सकते हैं, x + y, l की पावर क्या कह सकते हैं, -x - 3y, t की पावर क्या कह सकते हैं, -2y कह सकते हैं ना। तो अब देखो कंपेयर करो पावर, भाई m की पावर तो कुछ है ही नहीं यहां पर, और जिसकी पावर कुछ नहीं है मतलब पावर 0 है, जिसकी पावर कुछ नहीं मतलब पावर क्या है, 0 है। यहां 0 लिखा तो 0 इक्वल टू कितना आ रहा है, x + y। अच्छा -x - 3y किसके इक्वल आ रहा है, l की पावर, सर बोले l + 1 है तो 1 आ रहा है, और -1 t की पावर कंपेयर करो, t की पावर -1, t की पावर -1 -2y, तो -2y, तो y इक्वल टू आ गया 1/2। जैसे ही y इक्वल टू 1/2 आया तो x इक्वल टू -y लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं। तो भाई हम स्पीड x की पावर -1/2 है ना, तो ईटा वापस चेक कर लेते हैं, थोड़ी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है हमें। डेंसिटी की पावर y है ना आपके पास में, तो y कितना है आपके पास में, x कितना है और y कितना है, तो y 1/2 है। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2, एरिया L2 है ना, तो m1 L-1 चेक कर ले, m1 L-10 T-2, m1 L-3, m की पावर x, l की पावर -x, t की पावर -2x, m की पावर y, x + y बराबर बात है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, स्पीड होता है l T-1, कोई दिक्कत नहीं, l की पावर -x, बढ़िया, कोई समस्या नहीं इसमें, l की पावर -3y, नो प्रॉब्लम एट ऑल, l की पावर -3y है ना, और t की पावर -2x आ जाता है आपके पास में, t की पावर -2x आ जाता है ना, t की पावर देखो -2x है, यहां पर हमने गड़बड़ कर डाली ना, ये देखो यहां पर -2x है, तो भाई -2x से मतलब ये x आ गया, तो x इक्वल टू 1/2 आया, तो +1/2 आया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू -x आ जाएगा, -x मतलब -1/2 आ जाएगा। तो भाई हम ये कह सकते हैं x की पावर 1/2 मतलब इसकी पावर 1/2, और y की पावर -1/2 मतलब ये इसकी पावर -1/2। ठीक है ना। अब क्या हुआ, सर कुछ नहीं हुआ, फॉर्मूला कंबाइन कर लो, काम करते हैं इसमें। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, आप देखो ध्यान से, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर 1/2 मतलब रूट ईटा, ईटा रो की पावर -1/2 मतलब क्या, √ रो, दोनों को कंबाइन कर दो, कांस्टेंट √ ईटा अपॉन रो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रैक्टिकली डिटरमाइन करने पर पाया जाता है, k की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, सो ये आता है ईटा/रो। तो सॉलिड में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फॉर्मूला ईटा/रो इस तरह से दिया जाता है, दिस इज गिवन एज ईटा/रो। अच्छा, ये समझने के बाद में अब हम बात करते हैं कि हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट लिक्विड। अभी हमने डिस्कशन किया सॉलिड, तो सॉलिड में ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट हो सकती है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी प्रोपोगेट हो सकती है। हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात की, तो ट्रांसवर्स वेव सॉलिड के अंदर और लिक्विड की सरफेस पर प्रोपोगेट होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में चर्चा की जाए, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड में भी प्रोपोगेट करती है, साथ साथ फ्लूइड में भी प्रोपोगेट करती है। तो यहां लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात की जाए, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो भाई ये कहां कहां प्रोपोगेट कर रही है, ये सॉलिड में भी करती है, ये फ्लूइड में भी करती है। अच्छा, फ्लूइड को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अच्छा, विच कैन फ्लो मतलब क्या, सर बोले लिक्विड भी हो सकता है और सर गैस भी हो सकता है, बराबर बात एकदम, सर लिक्विड भी पॉसिबल है और गैस भी पॉसिबल है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड का फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, बल्क मॉडुलस b + 4/3 ईटा अपॉन रो। ठीक है, सो b क्या होता है, b को कहते हैं बल्क मॉडुलस। अच्छा, ईटा को क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या कहते हैं बच्चों, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रो क्या कहलाता है, रो को डेंसिटी कहते हैं। अच्छा, फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस डिफाइन होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, b बल्क मॉडुलस
देखो उम्मीद करता हूं कि इलास्टिसिटी का टॉपिक बल्क मॉडुलस आप जानते हैं, नहीं जानते वो भी सुन लें। बल्क मॉडुलस को कहते हैं चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इफ स्मॉल चेंज होता है, छोटा चेंज होता है, तो इसे लिखते हैं dp माइनस dv बाई v। इसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस टर्म डिफाइन किया गया है। तो वापस से वही कहानी अब जब दोहराओगे कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड डिपेंड्स ऑन x एंड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, तो बेटा फर्स्ट सेकंड को वापस से सेम रिपीट करके, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये मिलने वाला है, दिस विल बी बीटा अपॉन रो, बीटा अपॉन रो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बीटा अपॉन रो दिया जाता है। बी मतलब बल्क मॉडुलस और रो मतलब डेंसिटी। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन, या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ विच वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। खासकर मैं आप साउंड वेव की बात करूंगी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब साउंड वेव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो साउंड वेव के लिए आगे डिस्कशन करना हम शुरू कर रहे हैं। तो भाई साउंड वेव की स्पीड के बारे में दो लोगों ने मेनली बात की। एक आपको बात करने वाले महात्मा मिलेंगे न्यूटन, जैसा कि हमेशा कहता हूं, द ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट फिजिसिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, कुछ भी कह लीजिए, महान व्यक्ति न्यूटन, एक इन्होंने बात की। और न्यूटन के कुछ बातों में जो थोड़ी बहुत कमियां पाई गई प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से, उनको सही तरह से बताने का काम किया एक और महात्मा जिनका नाम है लैप्लास। इसलिए न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड नाम से काफी फेमस फॉर्मूला है। ऐसा कहा जाता है न्यूटन्स फॉर्मूला के हिसाब से, देखिए बल्क मॉडुलस बीटा रो। तो न्यूटन्स क्या कहते थे? न्यूटन्स ये कहते थे कि जब भी साउंड ट्रेवल करता है मीडियम में, किसी भी मीडियम में, तो वो आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रेवल करता है। कौन सी ट्रेवल कंडीशन में ट्रेवल करता है? आइसोथर्मल कंडीशन। अच्छा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इस कंडीशन को कौन सी कंडीशन कहा जाता है? आइसोथर्मल कंडीशन कहा जाता है। आप सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है। और टी क्या होता है? सर बोले टेम्परेचर होता है। एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। इसे आप सोचिए, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, पीडीवी इक्वल टू डिफरेंशिएशन। अच्छा, फर्स्ट सेकंड रूल लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। पीडीवी इक्वल टू माइनस वी डीपी आ चुका है, तो P इक्वल टू आ गया आपके पास में माइनस dp अपॉन dv बाई वी, dv बाई वी। अच्छा, यही बताया था मैंने आप लोगों को अभी कुछ समय पहले, P इक्वल टू कितना? सर बोले माइनस dp अपॉन dv बाई वी। सर इसी को कहते हैं बल्क मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस कहते हैं बच्चों भाई? बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस B दैट इज इक्वल टू P दैट इज इक्वल टू प्रेशर। अच्छा, किस कंडीशन में ये बात निकाली भाई? बोलो किस कंडीशन में बात निकाली? बोले सर आइसोथर्मल कंडीशन में। कौन से कंडीशन में बात निकाली है? आइसोथर्मल कंडीशन में बात निकाली है। अच्छा सर, आइसोथर्मल कंडीशन में बात निकाली तो अब सर क्या कह सकते हैं? तो बोले भाई इसे ऐसा कह सकते हैं, V इक्वल टू अंडर रूट क्या? बीटा अपॉन रो। बीटा मतलब क्या? P अपॉन रो। P मतलब क्या? प्रेशर। रो मतलब क्या? डेंसिटी। P मतलब प्रेशर, रो मतलब डेंसिटी, बराबर। एट एसटीपी, एसटीपी का मीनिंग क्या होता है? बोले सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रेशर की वैल्यू जब 1.01 हो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम 1 मोल सब्सटेंस के लिए एसटीपी पे वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 लीटर होती है, और ये वैल्यू 22.4 10⁻³ लिखा जाता है, ठीक है। डेंसिटी एयर की डेंसिटी 1.29 होती है। तो जब आप 1 मोल सब्सटेंस के लिए एसटीपी पे वैल्यू निकालते हो 1.01 10⁵ डिवाइड बाय कितना? 1.29, और सॉल्व करते हो तो आंसर 280 मीटर पर सेकंड के आसपास आंसर निकल कर आता है, रफली आंसर। बच्चों न्यूटन के अनुसार तो ये आंसर 280 आ रहा है, न्यूटन के अनुसार ये आंसर 280 आ रहा है, लेकिन रियलिटी में ये आंसर 332 नियरली इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड बोला जाता है। लगभग 15% के आसपास इस फॉर्मूले के हिसाब से एरर आई। कितने परसेंट के आसपास? 15% के आसपास। होना चाहिए 332 330 लगभग आसपास, और ये 280 है लगभग। तब विषय ये है कि ये जो चेंजेस हैं, ये जो इफेक्ट है,
ये कोई ना कोई हमें इंडिकेशन दे रहा है कि भाई न्यूटन भाई आप सही तो थे लेकिन पूरी तरह नहीं। तो न्यूटन के इसी फॉर्मेट में या न्यूटन के इसी फॉर्मूले में चेंजेस लाकर एक नया फॉर्मूला दिया गया, जिस नए फॉर्मूले को क्या कहा गया? लैप्लास करेक्शन फॉर्मूला कहा गया। कौन सा फॉर्मूला कहा गया बच्चों? लैप्लास करेक्शन फॉर्मूला कहा गया। तो हम वही चर्चा कर रहे हैं आपसे। अब लैप्लास ने क्या कहा? लैप्लास ने कहा भाई साउंड जब मीडियम से ट्रेवल करता है, वापस सुन लेना, साउंड जब किससे ट्रेवल करता है? मीडियम से ट्रेवल करता है, तो साउंड आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रेवल नहीं करता है, वो एडिबेटिक करता है। मतलब क्या? बहुत फास्ट करता है। एडिबेटिक का मतलब बहुत फास्ट करता है। बोले सर कैसे करता है? भाई किसी ट्यूब में से ब्लास्टिंग की कंडीशन देखिए क्या? गैस बहुत स्लो स्लो बाहर निकलती है क्या ब्लास्ट करने होते समय? बोलो नहीं सर, बहुत फास्ट निकलती है। टायर बस्ट होता है, तुरंत हवा बाहर आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन जो बहुत फास्ट हो, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एडियाबेटिक कंडीशन। अब मैंने कहा मान लो आई से समथिंग, आई से बोला तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो हुआ ना, फास्ट हुआ, फास्ट हुआ। फास्ट कंडीशन, एडियाबेटिक कंडीशन। बच्चों आपको मैं जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकाइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस या थर्मोडायनेमिक्स वाला सेक्शन जब हम डील करेंगे तो आपको ये बातें और क्लियर होगी कि किसी भी एडियाबेटिक कंडीशन के लिए पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट बताया जाता है, जबकि गामा को कहा जाता है सीपी बाय सीवी। फिलहाल याद रखिएगा ग्रेटर देन 1 होता है, और गामा एयर के लिए 7/5 होता है। ठीक है बच्चों, कितना होता है? 7/5 होता है। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, थोड़ा समझने पे ध्यान देना। वो कहता था कि स्पीड डज नॉट डिपेंड्स ऑन बल्क मॉडुलस या आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। ये गलत है, ये गलत है। दिस इज नॉट राइट। राइट ये है कि बल्क मॉडुलस कौन सा होना चाहिए? एडियाबेटिक डिवाइड बाय रो। अभी एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस डिफाइन करते हैं हम लोग। पीवी की पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। वापस से मैं डिफरेंशिएशन का रूल लगा देता हूं। डिफरेंशिएशन पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। वी की पावर गामा का क्या आएगा? ये आएगा गामा वी की पावर गामा -1 डीवी प्लस वी की पावर गामा डीपी दैट इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? वी की पावर गामा, ये बचेगा पी गामा वी की पावर -1 डीवी, तो ये बच गया आपके पास में डीपी दैट इज इक्वल टू 0। अब हुआ क्या? हुआ ऐसा, अब इस स्टेटमेंट को आप ऐसा करेक्ट कर पाएंगे, पी गामा वी की पावर -1 डीवी इक्वल टू माइनस डीपी से लिखा जा सकता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं गामा पी। अच्छा, वी की पावर -1 को आप डीवी बाई वी भी लिख सकते हैं, माइनस डीपी भी लिख सकते हैं। तो गामा पी कैन बी रिटन माइनस डीपी या डीपी अपॉन माइनस डीवी बाई वी, डीपी अपॉन माइनस डीवी बाय वी। और अभी बताया मैंने डीपी अपॉन माइनस डीवी बाय वी को लिखते हैं बी। बी मतलब बल्क मॉडुलस। लेकिन कौन सा बल्क मॉडुलस? एडियाबेटिक। इसे एडियाबेटिक इलास्टिसिटी भी कहा जाता है, और एडियाबेटिक इलास्टिसिटी की वैल्यू गामा पी होती है। बच्चों ये बात आपको थर्मोडायनेमिक्स में फिर पढ़ने को मिलेगी। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुके हैं कि बोलिए आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? वापस सुनना, क्या कहते हैं कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे साहब प्रेशर को आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कहते हैं। बोलेंगे कि एडियाबेटिक इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, तो आपको बोलेंगे गामा इंटू पी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? सर एडियाबेटिक इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या मेरी बात यहां तक सभी को क्लियर है? बराबर है। तो इस तरह से हम जब ये वैल्यू निकालते हैं और वैल्यू पुटअप करते हैं, देखो क्या फर्क पड़ता है। बोले सर फर्क ये पड़ता है कि पिछली बार आंसर 280 मीटर पर सेकंड आ रहा था, है ना? पिछली बार आंसर 280 मीटर पर सेकंड आ रहा था, लेकिन इस बार आंसर 280 मीटर पर सेकंड नहीं आ रहा है। सर बोले इस बार आंसर ये आ रहा है। आइसोथर्मल के प्लेस पे सर लिखेंगे हम एडियाबेटिक, और इसके लिए लिखेंगे हम डेंसिटी। सर बोले ऐसे लिखेंगे गामा पी अपॉन रो। अच्छा, एसटीपी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई एसटीपी पे क्या होता है? गामा तो अभी बताया मैंने 7/5। एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है? बोले 22.4 लीटर, मतलब 10 to the power -3 मीटर क्यूब। प्रेशर होता है 1.01 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ एयर कितना है? तो 1.29 है। सारी वैल्यू रख दो।
7/5, प्रेशर की वैल्यू 1.01 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एम के सिस्टम, डेंसिटी रख दो 1.29। ठीक है, अब जब सारा वैल्यू आप पुट करते हो तो आपको आंसर 332 मीटर पर सेकंड मिलता है। कितना मिलता है? 332 मीटर पर सेकंड मिलता है। और यह बताता है कि साउंड का प्रोपोगेशन मीडियम में आइसोथर्मल नहीं होता है, एडियाबेटिक होता है। ये आपने क्या किया सर? बोला निकाला, आंसर निकाला। क्या निकाला? आंसर निकाला। किसका निकाला? स्पीड ऑफ साउंड निकाला। कहां पे निकाला? मीडियम में निकाला। क्या मानते हुए निकाला? एडियाबेटिक मानते हुए निकाला। आंसर सही आया? बिल्कुल सही आया। जो यहां से आंसर निकालते हो और एक्सपेरिमेंटली आंसर निकालते हो, एक्सपेरिमेंट करके आंसर निकालते हो, वो सही आता है। ये फॉर्मूला के हिसाब से आंसर निकला है और वो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आंसर निकला है, इसलिए ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर किसे माना गया? तो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर माना गया है, किसको माना गया स्टूडेंट्स? माना गया है लैप्लास करेक्शन को माना गया है। भाई ये बात तो हमने सीख ली, सारी बातें हमको समझ में आ गई। अब इसी के साथ एक छोटा टॉपिक और आगे अटैच कंटिन्यूड टॉपिक होता है कि भाई स्पीड ऑफ साउंड तो निकाल लिया आपने, अब वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैसा डिपेंड करता है, किस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं या उस तरह से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ये बातें हम देखने। देखिए स्टूडेंट, अभी आपने और हमने सीख लिया कि स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन ने बताया तो लगभग 280 आया था और लैप्लास करेक्शन के हिसाब से 332 के आसपास वैल्यू निकल कर आई। अब बात यह कि कौन कौन से फैक्टर है जो साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। तो हम इसे ऐसा लिखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर है जो साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, ध्यान से देखें। V इक्वल टू हमने अभी पढ़ा गामा P अपॉन रो, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और अभी न्यूटन के हिसाब से देखा जाए तो ये था P अपॉन रो, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। अब यहां गामा तो कांस्टेंट है, इसलिए गामा का कोई खासा रोल नहीं है, वो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसे हमें वैल्यू पुटअप करना है और आंसर निकालना है। अब अगर आइसोथर्मल कंडीशन की बात की जाए, कौन से कंडीशन की बात की जाए? आइसोथर्मल कंडीशन। सो आइसोथर्मल कंडीशन में आप चेक कर सकते हो, पीवी इक्वल टू आपके पास क्या था? कांस्टेंट था। अच्छा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है सर? बोले मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है सर। वॉल्यूम क्या लिखा जा सकता है? बोले सर मास पर यूनिट डेंसिटी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पीवी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? के लिखा जा सकता है। तो वॉल्यूम क्या लिखोगे? बोले सर वॉल्यूम लिखेंगे मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। सो प्रेशर अपॉन डेंसिटी m अपॉन के, है ना, m अपॉन के अपॉन m, नॉट m अपॉन के। सो आइसोथर्मल कंडीशन में क्या हो जाता है? k अपॉन m। भाई मान लो k 10 होता है, m 2 होता है, मान लो k 10 होता है और m 2 होता है, तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना आता है? बोले 5 आता। 5 क्या आता? बोले कांस्टेंट आता। मतलब प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आइसोथर्मल कंडीशन में स्पीड वाले फैक्टर पे गौर करना कि भाई प्रेशर अपॉन डेंसिटी कांस्टेंट हो गया, प्रेशर अपॉन डेंसिटी कांस्टेंट हो गया तो स्पीड कांस्टेंट हो गई। मतलब क्या हुआ? आइसोथर्मल कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में? आइसोथर्मल कंडीशन में आपने प्रेशर बढ़ाया, है ना, तो प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी भी बढ़ेगी और इस तरह से बढ़ेगी कि दोनों का रेशो कैसा हो? कांस्टेंट हो। दोनों का रेशो कैसा हो? कांस्टेंट हो। मतलब प्रेशर कम कर दोगे तो डेंसिटी भी ऐसी कम होगी जिससे कि दोनों का रेशो क्या निकल कर आए? कांस्टेंट निकल कर आए। तो बच्चों, आइसोथर्मल कंडीशन में प्रेशर को यहां से देख के भले आप कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट पी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रो, कह सकते हो, पर आइसोथर्मल कंडीशन में प्रेशर को भी बढ़ाओगे तो चेंजेस किस में आएंगे? डेंसिटी में आएंगे। प्रेशर को बढ़ाओगे, डेंसिटी बढ़ेगी। प्रेशर डेंसिटी दोनों का रेशियो ऐसा बढ़ेगा जिससे कि जैसा पहले कांस्टेंट था बाद में भी वैसा ही कांस्टेंट रहने वाला है। प्रेशर कम करोगे, डेंसिटी कम हो जाएगी, ऐसी कम होगी कि दोनों का रेशियो अभी भी कैसा रहने वाला है? कांस्टेंट ही रहने वाला है। यहां तक मेरी बात समझी? बराबर क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। अब क्या हुआ? तो ये उम्मीद करता हूं आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, अब ऐसे केस में पहला इफेक्ट हमने देखा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहला इफेक्ट हमने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि आइसोथर्मल कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आता है, प्रेशर बढ़ाओ या कम करो। आपको किसी भी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे फ्रेम मिल जाएंगे कि क्या फर्क पड़ता है। और अभी देखिए, हमने ये पढ़ा डेंसिटी, डेंसिटी अभी क्या पढ़ा आपके सामने? मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा। तो ये क्या हुआ आपके पास में?
पीवी अपॉन आपके पास में एम हुआ। स्पीड का फॉर्मूला लिखा जा सकता है पीवी अपॉन एम। सो पी क्या है? प्रेशर है। वी क्या है? वॉल्यूम है। एम क्या है? मास है। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो? पीवी इक्वल टू एनआरटी अपॉन एम, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं अगर एन आर एम, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एम कांस्टेंट मान लिया जाए तो हम कह सकते हैं स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मान लो T1 टेम्परेचर पर स्पीड V1 है, T2 टेम्परेचर पर स्पीड V2 है, तो V2 बाय V1 क्या आ जाएगा? K रूट T2 डिवाइड बाय K रूट T1। K से K कैंसल, V2 बाय V1 कितना आ जाने वाला है? ये आने वाला है T2 बाय T1। अच्छा, लेकिन इसमें ध्यान रखना, टेम्परेचर हमेशा नोट बना लो, नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन, 127 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन? 400 केल्विन। यह हमेशा याद रखना कि आप यहां 0 डिग्री सेल्सियस में पुटअप मत करना कभी भी। अब देखो, हम थोड़ा बात कर लेते हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिस्कस कर ही रहे हैं, थोड़ा और इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड V1 या V0 कहते हैं 332 मीटर पर सेकेंड। अब मैं मानता हूं फाइनल टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो आपको बताना है कि फाइनल स्पीड कितनी होगी। तो अभी देखो हमने क्या करा, फाइनल स्पीड अपॉन 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड, फाइनल टेम्परेचर अपॉन 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर। अच्छा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना है? तो 0 डिग्री सेल्सियस जिसे हम कहते हैं 273 केल्विन। अच्छा, फाइनल टेम्परेचर कितना है? T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस मतलब कितना? 273 प्लस T केल्विन। तो भाई हम कह सकते हैं फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, अंडर रूट कितना? TF अपॉन T नॉट। तो TF कितना है? 273 प्लस T डिवाइड बाय कितना आपके पास में? 273, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फाइनल वॉल्यूम नहीं बोल रहा हूं, फाइनल स्पीड हम कह रहे हैं, डिवाइड बाय इनिशियल स्पीड V0 है, 0 डिग्री सेल्सियस की स्पीड है। अब देखो इसमें क्या लिखा जा सकता है, हाउ कैन वी मॉडिफाई नाउ दिस इक्वेशन? हम इसे ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं, फाइनल स्पीड अपॉन स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस। आप इसे लिख सकते हो 273 डिवाइड बाय 273 प्लस T डिवाइड बाय 273 की पावर 1/2 फाइनल स्पीड अपॉन इनिशियल स्पीड 1 प्लस T अपॉन 273 की पावर 1/2। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम से हम ऐसा लिखते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर nx को 1 प्लस nx लिखा जा सकता है। तो स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस की स्पीड ये आपके पास आ चुका है 1 प्लस 1/2 इंटू टी डिवाइड बाई 273, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। सो फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल 1 प्लस टी अपॉन 546। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल प्लस V0 अपॉन 546 मल्टीप्लाई बाय टी, 546 मल्टीप्लाई बाय टी, ऐसा लिखा। अब इसे जब आप सॉल्व करते हो ना तो V0 की वैल्यू 332 है, तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, बाय फाइनल स्पीड ये हो गया V0 332 डिवाइड बाय 546। भाई जब आप इसे सॉल्व करते हो ना तो ये मिलता है 0.61 मल्टीप्लाई बाय टी। मतलब क्या हुआ सर? भाई V0 का मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड। V0 का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड। यहां तक बात समझ में आई सभी को? ठीक है, अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज किया, कितने से चेंज किया? 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज किया, तो स्पीड में चेंजेस कितने से आ रहा है? 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मैं बात कर रहा हूं चेंज इन टेम्परेचर की, है ना? तो 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन से चेंज किया, चेंज की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज। तो 0.61 फैक्टर से स्पीड बदलने लगेगी, स्पीड बदलने लगेगी। तो ये वो रिलेशन आ गया। आपसे किसी ने कहा 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज किया, बताओ कितने से चेंज होएगा? चेंज किया 0.61 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना, 61 फैक्टर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो साउंड की स्पीड बढ़ने लगती है।
टेम्परेचर अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड। आइसोथर्मल कंडीशन में प्रेशर और डेंसिटी पे डिपेंडेंसी नहीं रह जाती है, वो कांस्टेंट स्पीड होती है, दोनों की रेशो पे डिपेंडेंसी होती है। तीसरा फैक्टर एक और आता है और वो फैक्टर होता है स्टूडेंट्स ह्यूमिडिटी, जो इसे अफेक्ट करती है। चौथा फैक्टर जो आता है, एक और फैक्टर जो होता है टेम्परेचर के साथ साथ, ह्यूमिडिटी। ठीक है, हम जानते हैं ड्राई एयर और वेट एयर। इसमें से बेटा आप लोगों को बताना चाहूंगा, ड्राई एयर की डेंसिटी होती है 1.29 और वेट एयर की डेंसिटी जो होती है लगभग 0.80, ठीक है 0.8 समथिंग, है ना, केजी पर मीटर क्यूब। तो बच्चों ठीक है, अब साउंड V अंडर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। अब ऐसे केस में आप देख सकते हो कि अगर डेंसिटी बढ़ गई तो स्पीड कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो गई तो स्पीड बढ़ जाता है। अब देखो ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर में से डेंसिटी ज्यादा ड्राई एयर की है। स्पीड इन ह्यूमिड एयर या ह्यूमिडिटी जब होगी तब स्पीड, और ड्राई होगी तब स्पीड, तो दोनों में से ज्यादा किसका होगा? और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो हमेशा याद रखें, वेटनेस वाला एनवायरमेंट आ जाए, पानी गिर जाए, पानी की बूंदे आ जाए, मॉइस्चर आ जाए, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है। जबकि ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड थोड़ा सा कम होता है। ये बात हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स। देखिए इसके अलावा और जो फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं ह्यूमिडिटी के साथ साथ, डेंसिटी के बारे में बात हो चुकी है, प्रेशर के बारे में बात हो चुकी है, मास के बारे में बात हो चुकी है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात हो चुकी है, टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन हो चुका है। स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं, एयर की स्पीड किस तरह से अफेक्ट करती है। तो स्पीड ऑफ एयर इसे कैसे अफेक्ट करती है इसे भी देख। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।